ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बना है ये क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड है। क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, राइट। ओके, कोई भी कैटालिसिस, देखिए कैटालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना जरूरी है, तब जाके कैटालिसिस हो पाएगा। ठीक है, तो पहले होता क्या है, कैटालिटिक जो प्रोसेस होता है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, कैटालिटिक प्रोसेस ऑफ एंजाइम, कैटालिटिक प्रोसेस। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैटालिटिक प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कैटालिटिक प्रोसेस, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ बाइंड होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स विथ द एंजाइम, बाइंड्स विथ द एंजाइम, ठीक है, इन एक्टिव साइट, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट शेप, यानी सेकेंड पॉइंट क्या है, द बाइंडिंग of the substrate, when the substrate binds with the enzyme, substrate binding of the substrate, what will happen, it will change its position, I mean structure, so structural changes will take place here. ठीक है, substrate induces the enzyme to alter its shape, alter its shape, यानी जब ये सबस्ट्रेट है यहाँ पे, और जब एंजाइम आकर इसके अंदर एंटर करता है तो ये क्या करेगा, ये अपना शेप जो है चेंज करेगा, टू चेंज इट्स शेप। ठीक है, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट में बहुत टाइटली ये अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट ये बहुत ही क्लोजली अटैच हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, हमारे जो एंजाइम में भी एक्टिव साइट होते हैं, नॉट ओनली द सबस्ट्रेट बट एंजाइम के पास भी क्या होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। सो द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम breaks the substrate, no, breaks the chemical, sorry, breaks the chemical bond of the substrate, of the substrate and new enzyme, new enzyme product complex formed। ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट हियर। यहां पे हम इस स्टेटमेंट को ब्यूटीफुल क्यों बोले, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बहुत अच्छा रहस्य छिपा हुआ है। देखिएगा, कह रहा है कि ये एक सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है, यहां पे है एंजाइम, जब ये सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ता है क्या बनता है, बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उस ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के क्या फायदा है, ये अब इसके जो सबस्ट्रेट है ये स्ट्रक्चरल चेंज करेगा और हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अब ये प्रोडक्ट बना, और जैसे ही प्रोडक्ट बनता है एंजाइम फिर से यहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है, और हमें मिल जाता है एक सबस्ट्रेट, सॉरी हमें मिल जाता है एक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ऑन करेंगे अभी, ठीक है, वीडियो को हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑन। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिए बात को, बात ऐसा है कि जब सबस्ट्रेट है, जब एंजाइम आएगा और सबस्ट्रेट के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, तो ये सबस्ट्रेट अपना स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, ठीक है, और ये बन गया अब प्रोडक्ट।
अब फिर ये एंजाइम निकल जाएगा। अब ये सबस्ट्रेट क्या बना के देगा हमें? प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम जुड़ा, क्या बना के देगा? अब ये प्रोडक्ट बना के देगा। इसके पास भी एक्टिव साइट है, इसके पास भी एक्टिव साइट है, दोनों प्रोडक्ट बना कर देंगे। आई बात समझ में? अब ये जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये प्रोसेस चीजें हम लोग समझेंगे। एक वीडियो हम आपको भेजेंगे, वीडियो नहीं है, वो GIF टाइप का है, वो हम आपको भेजेंगे और वो आप देखिएगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। क्या होता है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसमें क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होगा तो अब वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है फिर से क्या निकल जाएगा? एंजाइम उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब हम लोग थोड़ा एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर देते हैं, यानी लास्ट पॉइंट, द एंजाइम releases the products of the reaction and the free enzyme। अब ये जब एंजाइम निकल गया तो एंजाइम क्या हो गया? फ्री एंजाइम। फ्री एंजाइम is ready to bind with the next substrate, next molecule, ready to bind with another molecule। ठीक है, इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को दो थियरी में एक्सप्लेन किया गया है। कितने थियरी में? दो थियरी में एक्सप्लेन किया गया है, राइट। कौन कौन सा थियरी है यहाँ पे? पहला तो थियरी है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, कल हमने बताया था, इस पर चर्चा किया था, तो आज हम इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने बस बता दिया आपको। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट थियरी मॉडल, इंड्यूस्ड फिट थियरी, इंड्यूस्ड फिट थियरी या फिर इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए, हम PDF में ही भेज देंगे, तो फिर स्क्रीनशॉट लेने का क्या फायदा है। यस, ये एमिल मिश्र, एमिल फिशर, नॉट मिश्र, फिशर ने लॉकिंग की मॉडल दिया था, और इंड्यूस फिट थियरी जो है वो डेनियल ई कोशलैंड कोशलैंड ने दिया था 1959 में, और ये 1894 में। नहीं नहीं, बहुत दिन से नहीं भेज रहे हैं, क्या हुआ? हम भेज देते हैं, आज हम भेज देते हैं, डोंट वरी, आज हम भेज देंगे। एक्चुअली कुछ टाइमिंग का थोड़ा क्लासेस बहुत ज़्यादा होने के वजह से नहीं हो पा रहा था, बट कोई नहीं, आज हम भेज देते हैं, ठीक है। आज हम आपको रात तक हम ग्रुप में डाल देंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। कौन, अच्छा, आप लोगों का कौन कौन सा डेट का PDF नहीं भेजा है मैंने, वो मुझे डेट बता दीजिएगा, हम उस डेट वाइज आपको भेज देंगे, ठीक है। सारा PDF मेरे पास अवेलेबल है, सब कुछ। ओके, कल का भेज देंगे और आज का भी भेज देंगे, ठीक है। PDF मैंने कल बना लिया था बट भेजा नहीं, बट भेज देते हैं, ठीक है, तुरंत भेज देंगे, इस क्लास खत्म होगा तुरंत भेज देंगे। रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं रहता है, और रिकॉर्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ये अवंती क्लासेस वाले, आई मीन अवंती जो आपके कोऑर्डिनेटर्स लोग हैं, वो लोग इस पे ध्यान वर्क करते हैं, तो इसीलिए आप उनसे संपर्क करिए। और सारे रिकॉर्डिंग शायद अवेलेबल नहीं होगा, कुछ ही रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हुआ टू बूस्ट ऑफ द इंक्रीज द पार्टिसिपेंट लिस्ट ऑफ द लाइव क्लास, ठीक है। फिर भी देखिए लाइव क्लास में बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, और ये कारण क्या है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, बट ये रिकॉर्ड है मेरे पास कि आज इतने ही आए थे, और इस रिकॉर्ड से हम ट्रैक करेंगे कि कौन कौन नहीं आ रहा है, और उनको बहुत भारी पनिशमेंट मिलने वाली है, ये याद रहे। अभी आज आस्था राध्या, आयुषी, अभिदिता राणा, आयुष आजाद, कल्याणी कुमारी, मीनू, नितेश कुमार, ओजस्वी, सान्या पंचल, प्राची कुमारी, प्रत्युष अमृत, रिया कुमारी, साइना तबस्सुम, शिवम कुमार, सिद्धार्थ सिंह और वैष्णवी बयुत आए हैं। इतना रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है, तो इसके अलावा जितने भी होंगे
उन सबको पनिशमेंट मिलेगा, उन सबको क्या मिलेगा? पनिशमेंट। सो तैयार रहिए, बोल दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकिंग की मॉडल हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, आज हम लोग देखते हैं इंड्यूस फिट थियरी। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थियरी कहता क्या है, हाइपोथेसिस क्या कहता है? तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी और हाइपोथेसिस, द एक्टिव साइट व्हिच इज प्रेजेंट इज नॉट रिजिड। ठीक है, not rigid. Initially, substrate, what will happen? Substrate, it bind with the active site which induce the catalytic group. ठीक है, क्या होता है? सबस्ट्रेट जो है वो क्या होता है? सबस्ट्रेट बाइंड टू द what? To the some sort of group, some sort of group which activate the catalytic group. So हमारे पास दो ग्रुप है। मान लीजिए एक जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, सॉरी एंजाइम होता है, ये एंजाइम में क्या होते हैं? दो ग्रुप है, मान के चलिए दो ग्रुप है। ठीक है, क्या है? दो ग्रुप है। एक ग्रुप क्या करता है? ये इस पे जैसे ही ये ग्रुप पे ये एक्टिव साइट आकर अटैच हुआ, ठीक है, एक्टिव साइट पे एंजाइम आकर अटैच हुआ, आई मीन सबस्ट्रेट आकर अटैच हुआ, ये एंजाइम है, ये क्या है? ये एंजाइम का एक्टिव साइट। एक दो हमारे एक्टिव साइट है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप पे जैसे ही ये सबस्ट्रेट आकर अटैच हुआ, ये क्या करेगा? इस ग्रुप को एक्टिवेट कर देगा, और ये ग्रुप क्या करेगा? कैटालिटिक एक्शन करेगा। क्या जरूरत था डायरेक्ट ये जाके इसी को नहीं एक्टिवेट कर देता, लेकिन नहीं, इसमें है। ठीक है, तो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस यही कह रहा है, इसको कहते हैं बट्रेसिंग ग्रुप, बट्रेसिंग ग्रुप, और दूसरे को कहते हैं कैटालिटिक ग्रुप। कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है, क्या है? बट्रेसिंग ग्रुप और कैटालिटिक ग्रुप। अब कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले जो सबस्ट्रेट है वो इस बट्रेसिंग ग्रुप पे जाकर अटैच होता है एंजाइम के, और फिर क्या होगा? ये बट्रेसिंग ग्रुप क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं इस कैटालिटिक ग्रुप को, और ये कैटालिटिक ग्रुप क्या करेंगे? ये कैटालाइसिस अपना करेंगे, यानी कैटालाइसिस यानी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस फिट थियरी। फिट हो रहा है और ये इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, दूसरे को। ठीक है, राइट? सो दिस बट्रेसिंग ग्रुप induces the catalytic group to start catalytic action, or that's why it is called induced fit hypothesis or induced fit theory. क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझाएं? ओके ठीक है, समझा देंगे। बताइए किस किस को यहाँ पे समझ में नहीं आया? अगर समझ में आया तो अपना अपना हाथ उठा दीजिए, नहीं समझ में आया तो हाथ नीचे कर लीजिएगा। समझ में आ गया तो हाथ उठा लीजिए सब लोग। यस, ओके, सो समझ में आ रहा है ना? ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो किस पॉइंट पे नहीं आया चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए। ओके, देखिए हमारा लॉकिंग की मॉडल तो कल ही क्लियर हो गया था। इंड्यूस फिट थियरी आप भी सुन लीजिए, ठीक है? इंड्यूस फिट थियरी आज हम लोग पढ़े, है ना? इंड्यूस फिट थियरी, इंड्यूस फिट थियरी कहने की कोशिश कर रहा है कि जो एंजाइम है यहाँ पे, क्या है? ये है यहाँ पे एंजाइम। इस एंजाइम के पास कह रहा है कि दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? दो ग्रुप होते हैं, इट हैज टू ग्रुप्स। वन ग्रुप इज कॉल्ड बट्रेसिंग ग्रुप, one group is called buttressing group, second group is called catalytic group. चलो, बट्रेस का मतलब क्या होता है? बट्रेस का मतलब क्या? सपोर्ट देना ना, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वो सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पे क्या बट्रेस का
मतलब क्या होगा, बटरेसिंग ग्रुप किसको कहेंगे हम, ठीक है। बटरेसिंग ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, खैर वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं ये बटरेसिंग ग्रुप का फंक्शन पहले इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप है जो कि क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा कैटिक जब सबस्ट्रेट आकर, ठीक है, मान लीजिए क्या है, सबस्ट्रेट आएगा यहाँ पे, ये सबस्ट्रेट है, क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट अगर बाइंड होगा तो पहले ये बटरेसिंग ग्रुप को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये बटरेसिंग ग्रुप क्या करेगा, ये आकर इस कैटालिटिक ग्रुप को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और फिर ये करेगा कैटालाइसिस। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, अब आई समझ में। यस, एक सही है, एकदम सही है। ठीक है, समझ में आ गया, अब आगे बढ़े। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं नाउ। ओके चलो, तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ना हम ये देख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। पहली बात पहली बात फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी के जगह पे, अगर एंजाइम एक्टिविटी के जगह पर अगर हम लोग लिख लेते हैं गर्ल्स मेकअप, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग गर्ल्स मेकअप, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। पहला, मेकअप करने के बाद अगर गर्मी में चला जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा, सारा मेकअप धुल जाएगा, है ना, काजल वाजल सब धुल जाएगा। तो टेम्परेचर इज ए मेजर फैक्टर। सिमिलरली यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी, तो फैक्टर मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब होता है कि इसके एक्टिविटी को, है ना, इसके एक्टिविटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, एक्टिविटी को कंप्लीट होने नहीं देते, या उसके एक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करते हैं, या क्या है जिससे एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, फैक्टर क्या है जो एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, और ऐसे फैक्टर जो एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। दो चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला बात है टेम्परेचर, सिमिलर टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, दूसरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद पीएच, pH is also a very important factor which affect the enzyme activity। तो तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कौन कौन से, तो टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और पीएच। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, सेकंड वाली भी बताते हैं। देखो, कहा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से आपको एंजाइम एक्टिविटी जो है वो डिफर करता है, ठीक है। कैसे डिफर करता है,
देखो आपको एक चीज हम दिखाते हैं। देखो क्या होता है कि हर चीज का एक लिमिट होता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो, या आपका पीएच हो। ठीक है, हर चीज का क्या होता है, एक लिमिट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दूध का ले लेते हैं। ठीक है, दूध का ले लेते हैं। ठीक है, दूध और दही दोनों कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपने दूध पिया होगा, हम पीते हैं, रोज पीते हैं दूध, और आप लोगों को भी पीना चाहिए, हेल्दी होता है, दूध पीना हेल्दी होता है ना। और वो अगर नेचुरल डायरेक्ट निकल रहा हो, उस वक्त अगर आप उसको गर्म करके पी लेते हैं, दैट इज वेरी हेल्दी। क्योंकि जब आजकल जो दूध आ रहा है वो बहुत पानी मिलावट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप पी सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट क्या होता है कि कच्चा दूध सब पीता है, ठीक है, दैट इज हेल्दी। बट समटाइम्स क्योंकि वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, तो इन्फेक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से उसको खौला दीजिए। क्योंकि वो एंजाइम जो बैक्टीरिया है वो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट, माइक्रोब के डेवलपमेंट की बात है। यानी दूध क्या होता है, दूध में जब माइक्रोब लग जाते हैं और उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको दे दिया जाए, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर, तो क्या होने लगते हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनका एक्टिविटी ग्रो कर जाता है। यानी जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया जाए, सर्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए, तो क्या होते हैं, उनका ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर उनमें टेम्परेचर जो जिस कंटेनर में है या जिस चीज में है उसका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, या मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर ड्रॉप कर दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कम कर दिए, तो भी आपका बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ क्या है, रीजंस हैं क्यों अफेक्ट कर रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ को भी टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर दूध है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, दूध को अच्छे से बॉईल करते हैं, है ना, अच्छे से बॉईल करते हैं। अगर हम अच्छे से इसको बॉईल नहीं करते और इसको थोड़ा सा बॉईल करके इसको टेम्परेचर हल्का सा रख के अगर हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे जो दूध है वो खराब हो जाएंगे और दही में कन्वर्ट हो जाएंगे, फट जाएगा दूध। क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोब लग जाएगा, माइक्रोब होगा, और उसका एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा। अगर यही दूध गर्म करके ठंडा करके या फिर दूध को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, क्या होगा, फ्रिज में रखने से होगा क्या, फ्रिज में रखने से वो दूध क्या होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, तो उसके अंदर का जो एक्टिविटी है वो क्या है, कम है। आ रही बात समझ में। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, हर चीज का एक क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिससे वो क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी होता है। ठीक है, टेम्परेचर लो होता है, नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। आजकल तो ऐसे माइक्रोब आ रहे हैं जो उसमें भी सर्वाइव कर जा रहे हैं, लेकिन उनका एक्टिविटी बंद हो जाता है। ठीक है, वो नहीं ग्रो कर पाते, मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोडक्शन करके मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स आ रहे हैं जो कि लोएस्ट से लोएस्ट टेम्परेचर को भी वो सहन सहन कर लेते हैं और उनमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये एवोल्यूशन का एक कारण है, एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट। नाउ जैसे एंजाइम एक्टिविटी पे एक ग्राफ है, एंजाइम एक्टिविटी पे ग्राफ है, हम आपको बताते हैं यहाँ पे ग्राफ। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो समझ में आ गई हो तो हाथ उठा दो। ठीक है, फटाफट से, कि नॉर्मली
जब टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर भी उसको क्या कर सकता है, मतलब उसके एक्टिविटी को कम या ज्यादा कर सकता है। टेम्परेचर के वेरिएशन से किसी भी एंजाइम एक्टिविटी या किसी ग्रोथ को हम ज्यादा या कम कर सकते हैं, यो रोक सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नाउ एंजाइम एक्टिविटी का भी वही हाल है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, तो जैसे ये इस साइड में एंजाइम एक्टिविटी है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर अगर कम रहता है तो हमारा ग्राफ नहीं दिखेगा, आपको ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्राफ जो है वो कुछ देर बाद उठना शुरू हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया होगा शायद, देखिएगा एनसीईआरटी अगर पास हो तो, एक पर्टिकुलर पॉइंट जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट, या हम इसको पिछले क्लास में क्या बोले थे, कौन सा पॉइंट है ये, लास्ट क्लास में बोले थे, याद करिए, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा, उसके बाद ये जब टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये एंजाइम एक्टिविटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे हमने टेम्परेचर को यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होगा, एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। बट टेम्परेचर और हमने बढ़ा दिया तो ये एंजाइम एक्टिविटी वहीं पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन होता जाएगा, तो ये गिरावट हो रहा है एंजाइम की एक्टिविटी में। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इट इज, बोलो हाँ से या ना। ओके, चलो बढ़िया है। नाउ कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि इस टेम्परेचर में मान लीजिए हमारा जो है डीएनए है, ठीक है, डीएनए, इस डीएनए को अगर 94 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर अगर ले जाते हैं तो जो कॉइल्ड डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी इसके जो यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड इसका टूट जाएगा। सिमिलरली जो एंजाइम एक्टिविटी होते हैं उसमें भी जो हमारे जो बाइंडिंग होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, बॉन्ड्स यानी टूटने लगते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होते ही आपका एंजाइम एक्टिविटी क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है। सो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स। बट अगर हम बात करें दूसरा यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ में डिफरेंस आएगा, हम आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। तो अगली बात है आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा सॉरी, इसको रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर इज कॉमन, सिंपल था इसीलिए मैंने ऐसे ही बता दिया, बट इसको नोट करना जरूरी है। इफ देर आर मोर एंजाइम्स, ठीक है, मोर एंजाइम्स देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, if the more if there are more enzymes than substrate molecule, what will happen, a progressive increase will take place, progressive
increase in the substrate molecule increases the velocity, यानी speed, velocity of conversion of product. ठीक है, यानी अगर एंजाइम्स बहुत ज्यादा है सबस्ट्रेट के मुकाबले, तो अगर हम प्रोग्रेसिवली सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनने का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीसेस। बोलो हाँ या ना। अगर हमारे पास एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट के मुकाबले, तो हम जब सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन, द कन्वर्जन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज इन मेनी फोल्ड। सो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गई तो आप लोग हाथ उठा दीजिए। ओके, नहीं आई तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि नहीं आई, कौन से पार्ट पे नहीं आई। मान लो हमारे पास 5 एंजाइम है और 3 सबस्ट्रेट है, या 15 एंजाइम है, या 150 एंजाइम है, और हमारे पास मात्र 70 सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, ऐसे होता नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन, बट हम जनरल समझाने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल नंबर्स लिखकर। तो जब यहाँ पे क्या होगा, एक एवरेज, ऑन एन एवरेज यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा 70 या 150 है तो, लेकिन जैसे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, 70 से ऊपर ले जाते हैं, तो ये अगर मान लीजिए 71 72 ऐसे करके हम ले जाकर 150 तक ले जाते हैं, बराबर कर दिए। अब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हुआ, अब मैक्सिमम हुआ, क्योंकि एंजाइम इतना है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे अब मैक्सिमम होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अब यहाँ पे मान लो कि सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या एंजाइम एक्टिविटी और बढ़ेगा या घटेगा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। अब हम सबस्ट्रेट के यहाँ पे 150 से ऊपर हम कर रहे हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, डिक्रीज, ना ना ना, ना यहाँ पे डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज थोड़ी कर देगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, क्योंकि ये एंजाइम इतना सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुका है, अब यहाँ पे कोई एंजाइम है ही नहीं, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, अब इट रिमाइंस कांस्टेंट, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। अब ये फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। यस, आई बात समझ में। इस पे एक क्या है, इस पे एक ग्राफ बनाते हैं, इस पे एक ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, तो ये ग्राफ अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम इंडिकेट करेंगे v से, राइट। और ये क्या है, v मैक्स, ठीक है, और हमारा ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन।
यानी कहने की कोशिश कर रहा है कि जब यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ाइएगा तो एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये आपका नॉर्मल एंजाइम एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, लेकिन एंजाइम कम है। सबस्ट्रेट जब बढ़ाते जा रहे हैं, क्या करेंगे, सबस्ट्रेट जब बढ़ाते जाएंगे, ये हाफ है वी मैक्स, यानी ये फुल रिएक्शन देखिएगा, हम आपको बताएंगे इसका ये क्या डॉटेड लाइन हम समझा देंगे। ये ऐसे आपके एनसीईआरटी में होगा, जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद, वी मैक्स तक पहुंचने के बाद क्या होता है, कांस्टेंट में चला जाता है। क्या हो जाता है ये, अब ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो V max by 2 ये क्या है, V max का आधा हिस्सा है, V max by 2 हाफ, हाफ यहाँ पे V max by 2 है ये, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी। V max क्या मतलब क्या होता है, V max का मतलब होता है वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये इतना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, अब इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। यानी ये जो आया है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज द सबस्ट्रेट, इतना अमाउंट से ज्यादा सबस्ट्रेट रहेगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होना चाहिए। देखो नहीं समझ में आया क्या यार, फिर बताते कोई नहीं। देखो एक साइड हम वाई एक्सिस रखते हैं, दूसरे साइड एक्स एक्सिस रखते हैं। एक्स एक्सिस में हम रखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, क्या रखते हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं। और हमारा जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में हम रखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट जा रहा है जहां के बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये जहां से कांस्टेंट हो रहा है ये वी मैक्स कहलाएगा, कि इसके बाद कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे ये अब नहीं बढ़ेगा, ये बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा वी मैक्स, ठीक है, क्या कहलाएगा, वी मैक्स कहलाएगा। समझ में आ गया, आ गया समझ में। उसके बाद एक छोटी सी चीज है जो हम आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे केम निकालने का, केम यानी मिशेल कांस्टेंट, ठीक है, MICHAELIS, मिशेलिस कांस्टेंट, जिसको हम के एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये हम इसके बारे में हम बताएंगे मिशेलिस कांस्टेंट के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया, ये वी मैक्स यानी मैक्सिमम के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, यानी वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा, तो दैट इज द पॉइंट वी कॉल इट एज वी मैक्स, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, वी मैक्स कहते हैं। आई बात समझ में, मीनू आपको समझ में आया, क्योंकि आपने ही बोला था समझ में नहीं आया। ओके चलो। ये क्या है, ये है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है, क्यों, देखो हम आपको बताते हैं वेलोसिटी, ओके ओके, सो ओनली 20 मिनट्स मोर, ओके 20 मिनट्स में क्या क्या बता सकते हैं, यहाँ पे समझ आ गया कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच बताते हैं, ठीक है, अब पीएच यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। पीएच, पीएच किसको कहते हैं, पीएच यानी हाइड्रोजन आयन
कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीएच। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पे पीएच क्या है? पीएच बढ़ाइएगा तो कैसे बढ़ेगा? तो नॉर्मली एंजाइम्स जो होते हैं, बहुत सारे एंजाइम जो है अल्कलाइन मीडियम जो पीएच को समझते हैं, पीएच जो होता है 7.0 अगर पीएच है तो ये क्या है? न्यूट्रल पीएच कहलाएगा, है ना? क्या कहलाएगा? न्यूट्रल पीएच। अगर ये पीएच आपको लेस देन 7.0 है, क्या कहलाएगा? एसिडिक पीएच कहलाएगा। अगर वहीं ये पीएच आपका ग्रेटर देन 7.0 है तो वो अल्कलाइन कहलाएगा। ठीक है, लेस देन 7.0। अब ये बात आती है कि ये पीएच है नॉर्मल, तो हमारा एंजाइम एक्टिविटी पीएच से कैसे वो वेरी करता है? फैक्टर्स कैसे इसके मतलब कैसे ये अफेक्ट करता है पीएच हमारे एंजाइम एक्टिविटी को? नॉर्मली हमारे जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, दे एक्ट बेस्ट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अल्कलाइन में भी काम करते हैं, बहुत, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो अल्कलाइन में काम करते हैं। ठीक है, हर एंजाइम का अलग अलग पीएच होता है। हर एंजाइम का क्या होता है? अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। ठीक है, हर पीएच का क्या, हर एंजाइम का अलग अलग अपना ऑप्टिमम पीएच होता है। फॉर एग्जांपल 2.0 ये किसके लिए है? ये पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच है कि इसमें ये काम करेगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं 1.98 से लेकर 2.0 तक। ठीक है, ये काम करेगा आपको, ये 2.0 या 2.5 तक जाएगा, बट इसका मैक्सिमम और अच्छा होना होता है 2.0 में। 2.0 इज द बेस्ट फॉर पेप्सिन। वैसे ही 6.8 जो होता है बेस्ट होता है सलाइवरी अमाइलेस के लिए। सलाइवरी अमाइलेस, ये लोग, ये सब आप लोग पढ़ोगे एनिमल फिजियोलॉजी में। ठीक है, 6.8 होता है। उसके बाद 8.5 होता है किसके लिए? ट्रिप्सिन के लिए। तो ये सब अलग अलग पीएच होता है। अगर इस पीएच को बढ़ाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, और पीएच को घटाते तो भी काम नहीं करेगा। आई बात समझ में? चलो, ओके, तो दिस इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि एंजाइम इनहिबिशन किसको कहते हैं, यानी एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम जो है वो क्या करते हैं? ये एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एक्टिविटी को, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। किसी एंजाइम से बाइंड करते हैं और उसके एक्टिविटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं क्या? ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, सो इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस, substance which bind with the enzyme and bring about a decrease in catalytic activity of the enzyme। ठीक है, क्लियर है? यानी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। राइट, हमारे पास इस तरह से कुछ तीन सब्सटेंस हैं। एक रिवर्सिबल इनहिबिशन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है। ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने इस एंजाइम इनहिबिशन के प्रोसेस को हमने डिवाइड किया है। एक है रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, और तीसरा है
एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है, तीन चीज है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। ओके, बिफोर कि ये लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाए, लेट मी पुट इट ऑन चार्ज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन से शुरू करते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिशन किसको कहते हैं? तो ये क्या होता है कि, अच्छा, एक और चीज हम बता रहे हैं कि हमारे जो इनहिबिटर सब्सटेंस होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, मे बी आपको ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट इज डिफरेंट। रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये जो इनहिबिशन होता है, द इनहिबिटर बाइंड विथ एंजाइम, एंड एंजाइम इनहिबिशन कैन बी रिवर्स्ड इफ द इनहिबिटर इज रिमूव्ड। यानी जब हम क्या करते हैं, ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, बाइंड्स विथ एंजाइम, बाइंड्स विथ एंजाइम, ठीक है, बाइंड विथ एंजाइम एंड, ओके ओके, बाइंड्स विथ एंजाइम, बाइंड्स विथ एंजाइम, और एंजाइम के साथ जैसे बाइंड होता है, एंड इनवर्ट्स inverts the, or inhibit, sorry, not inverts the, inhibit the enzyme activity, inhibit the enzyme activity, inhibit the enzyme activity, ठीक है। क्या करता है, जैसे ये एंजाइम के साथ बाइंड होगा, इसका जो एंजाइम एक्टिविटी है ये बंद हो जाएगा। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें अलग क्या है, इनहिबिटर्स तो यही करते हैं सब्सटेंस, तो क्यों ये रिवर्सिबल क्यों है? तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल को, यानी ये है एंजाइम, इसके साथ हमने ऐड किया एक ऐसे कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर, हमने इसको ऐड करते ही इस एंजाइम का एक्टिविटी हो गया ड्रॉप। लेकिन ये जैसे हम इसको रिमूव कर देंगे, यानी जब हम इसको हटा देंगे, इनहिबिटर का नामो निशान मिट गया, ये नॉर्मल इसका एंजाइम एक्टिविटी क्या होता है, नॉर्मली ये इंक्रीज हो जाता है, यानी रिवर्स कर सकते हैं। एंजाइम के साथ जब बाइंड होगा तो इनहिबिट करेगा, लेकिन उस इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको वापस से पहले जैसा कर सकते हैं, और इसीलिए उसको कहा जाता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। आई बात समझ में? रिवर्सिबल इनहिबिशन समझ में आई? बट इरिवर्सिबल जो इनहिबिशन होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल, वो क्या होता है, एक बार जब इनहिबिट कर दिया, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ये भी क्या करता है, ये भी बाइंड विथ एंजाइम एंड इनएक्टिवेट्स, बाइंड्स विथ एंजाइम and inactivates, but this cannot be reversed. All right, these inhibitors are
मच टॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आयोडो असीटेट नाम का एक इनहिबिटर है। ठीक है, वो पेपेन और ग्लिसराल्डेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस को क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। लेकिन वापस से ये ठीक नहीं करता, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ न्यूरल डिजीज होते हैं, न्यूरल डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, आयोडो एसीटेट हम लिख देते हैं यहाँ पे, आयोडो एसीटेट। ये एक तरह का क्या है? एक तरह का टॉक्सिक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, इनहिबिटिंग सब्सटेंस है। अब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिल्सोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट नाम का एक इनहिबिटर है, DFP। ये एक तरह का नर्व गैस कहा जाता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था जर्मनी के द्वारा। ठीक है, क्या करता है? ये एंजाइम के साथ बाइंड कर देता है। कौन से एंजाइम? सेराइन प्रोटीएसेस, एसिटिल कोलाइन एस्ट्रेसेस, उसके साथ बाइंड कर देता है। और जब एसिटिल कोलाइन एस्ट्रेसेस के साथ ये बाइंड करता है नॉर्मली, ठीक है, एसिटिल कोलाइन, एसिटिल कोलाइन एस्टेरेस, ये एक तरह का एंजाइम है। इसके साथ जब बाइंड होगा तो क्या होने लगेगा? न्यूरॉन में ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आने लगेगा, न्यूरॉन के ट्रांसमिशन में। यानी एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजता है, उसमें आने लगेगा प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए इसको नर्व गैस कहा जाता है। आई बात समझ में? लेकिन इसको क्या कर नहीं कर सकते, अब फिर से दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते इस एंजाइम के इनहिबिशन को। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा गया है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा है, तीसरा क्या है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या है? इसको हम कहेंगे मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं। ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन है क्या? तो जब ये एंजाइम के साथ, मान लो कि ये किसी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ज्वाइन होता है एक स्पेसिफिक साइट पे यहाँ पे। उसके बाद इस साइट का जो स्ट्रक्चर चेंज है, जो मान लीजिए ये साइट है और हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, सबस्ट्रेट है ये, और ये है एंजाइम। सॉरी, सबस्ट्रेट इस तरह से बनाएंगे तो अटैच नहीं हो पाएगा। सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये है एंजाइम। तो यहां पे आकर ये फिट हो जाएगा। बट जैसे ही ये इनहिबिटर जाकर बाइंड किया वहां पे, इसका स्ट्रक्चरल चेंज इसको क्या कर देगा? इसका स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब ये क्या इसके साथ बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी इसका क्या हो गया? एक्शन खत्म हो गया, इस सबस्ट्रेट के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेशन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम अक्सर मॉड्यूलेटर भी कहते हैं, मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे को मॉडिफायर्स कहते हैं। ठीक है, मॉडिफायर्स। यानी अब ये जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक्टिव साइट और इसका एक्टिव साइट दोनों डिफर हो गया। चेंज इन स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो चेंज इन एक्टिव साइट, पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा, सिर्फ एक्टिव साइट को चेंज करेगा, जिससे सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंड ना हो सके। और इस तरह के प्रोसेस को हम एलोस्ट्री, एलोस्टेरी भी कहते हैं, एलोस्ट्री, या फिर एलोस्टेरिक इनहिबिशन। आई बात समझ में? राइट, चलो, समझ में आया?
Okay, so this is the three type of इनहिबिटर्स। अब अगर बात करें रिवर्सिबल में, दो तरह के रिवर्सिबल होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। लेकिन वो सब चीजें जो है वो आज के लिए नहीं, कल हम बताएंगे। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक है, जिसको हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो नीट के लिए और एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नीट और एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या है, तो वो ये सिर्फ एम्स और नीट के लिए है। ठीक है, यानी जो नीट अब तो बराबर हो गया, सेम हो गया, अभी तो डिफरेंस ही नहीं है एम्स और नीट में, बट एनीवेज उन लोगों के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ नीट के लिए। दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, साइट ऑफ एंजाइम एक्शन, साइट ऑफ एंजाइम एक्शन। All enzymes are produced in living cell, which is very important. All enzymes are produced in living cell. So कोई भी नॉन लिविंग सेल में प्रोडक्शन नहीं होता है एंजाइम का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 30 अराउंड 3000 एंजाइम्स अभी तक पाए गए हैं। ठीक है, टोटल 3000 एंजाइम्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, उसके बाद बात करें, these are these are divided into two types based on the site of attachment, site of attachment। ठीक है, कहाँ पे अटैच होता है उस बेसिस पे हम इस एंजाइम को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंट्रासेल्युलर एंजाइम, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अगर हम बात करें इंट्रासेलुलर एंजाइम का, इंट्रासेलुलर एंजाइम का, तो ये सेल के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, यानी रिसेप्टर या फिर इसके अंदर सबस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, एंजाइम रिमेन एंड फंक्शन इनसाइड द सेल। ये सेल के अंदर ही रहेगा और वहीं पे इसका फंक्शन होगा, काम सेल के अंदर होगा। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि ये अंदर रहता है सेल के अंदर, इसको हम कहेंगे एंडो एंजाइम्स। वेरी वेरी IMP, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंडो एंजाइम्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडो एंजाइम्स ये कहाँ होते हैं, ये एंडो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं। उसके बाद
कुछ एंजाइम जो है वो राइबोसोम के साथ सम सर्टेन एंजाइम्स binds are bound to ribosomes, mitochondria and chloroplast एक्सेट्रा, उसके साथ ये बाउंड रहते हैं। ठीक है, ये था इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, रिमेन या फिर रिमेन नहीं, लीव्स द सेल एंड फंक्शन आउटसाइड द सेल। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एक्सो एंजाइम्स। ठीक है, ये सब एंजाइम्स, यानी these includes digestive enzymes, example salivary amylase, gastric pepsin, lysozyme। ठीक है, जो कि टीयर्स में होते हैं, टीयर्स एंड नेजल सेक्रेशन में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेजल सेक्रेशन होते हैं। क्लियर है? ऑलराइट, सो यही तक था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। क्लियर है? आई बात समझ में? समझ में आ गया? ओके, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें देखी, फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा, हमने ग्राफ देखा, ठीक है, इनहिबिशन देखा, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हमने एंजाइम के बारे में देखा, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।